सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो हम लोग जो है हिंदी में करेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने पोल में हिंदी सिलेक्ट किया था। सो चलिए शुरू करते हैं। सो आज हम बात करेंगे गोरिल्ला 450 के प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किए हैं उनके बारे में। सो शुरू करते हैं इंजन से। इसका इंजन जो है हीट अप बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आप स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में जा रहे हैं, आप ऐसा नॉर्मल ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो इंजन जो है बहुत हीट करता है। सो हाँ, ये हाई रेविंग इंजन है, हीट तो करेगा ही। और एक इशू जो मुझे लगता है कि जैसे कि ये एक हाई रेविंग इंजन है, इसका जो टॉर्क है वो आपको हाई रेव रेंज में मिलता है। सो अगर आप कहीं पे अगर हिल क्लाइंब कर रहे हैं तो आपको फुल हाई रेव रेंज में होना पड़ेगा, जिसके लिए इंजन हीट अप जल्दी हो सकता है। बाकी हाईवे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हीटिंग का। ओके, कुछ फ़ोटो खींच लेते हैं। हाँ, फ़ोटो से याद आया कि इसमें और एक प्रॉब्लम है। इसका जो मडगार्ड है ये इतना छोटा है कि पूरा पीछे का सीट कीचड़ कीचड़ हो जाता है। ओके, कैमरा एंगल ठीक है। बाकी इंजन का और एक प्रॉब्लम है, इसका जो टैपिक नॉइज़ और टाइमिंग चेन का नॉइज़ वो हमेशा आता है। मैंने सर्विस सेंटर में पूछा भी था पर उन लोगों ने बोला कि ये नॉर्मल है। अरे यार, तुम लोग बोल रहे हैं नॉर्मल, जो बाइक नया ख़रीदेगा उसको अगर ये नॉइज़ आएगा तो कहाँ से नॉर्मल होगा, उसको टेंशन ही ज़्यादा होगा। सो अभी हम बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। इसका जो माइलेज है एक्यूरेट नहीं है, कभी कम देता है कभी ज़्यादा देता है, ऐसा है माइलेज। और जो मीटर में दिखाता है वो भी सही नहीं है। आप टैंक टू टैंक अगर माइलेज टेस्ट करेंगे तभी आपको सही माइलेज मिलेगा। बाकी 450 सीसी के लिए 11 लीटर्स का टैंक इज़ नॉट सफिशेंट। हिमालयन में वो जस्टिफाई करता है क्योंकि उसमें 17 लीटर का टैंक है और माइलेज के हिसाब से वो अच्छा रेंज भी देता है, पर इसमें इतना छोटा टैंक नॉट सफिशेंट। अभी हम बात करते हैं इसके ब्रेक्स के बारे में। इसके जो ब्रेक्स है वो बहुत अच्छे हैं, आई वुड से पावरफुल भी है, पर इसके जो ब्रेक्स के कॉस्ट है, ब्रेक पैड्स के कॉस्ट वो बहुत ज़्यादा है। आई मीन 3,000 का एक ब्रेक पैड फ्रंट का और 3,000 का पीछे का ब्रेक पैड, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। मैं ऑल्टरनेटिव तो ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रहा अभी तक। सो ब्रेक्स के बाद अगर आते हैं तो इसका टायर्स। इसके टायर्स का साइज़ तो बहुत बड़ा है, कॉर्नर्स में अच्छा भी लगता है चला के, पर जो पैटर्न दिया हुआ है वो अच्छा नहीं है। मतलब आप सोचोगे कि ये एक स्क्रैम्बलर मोटरसाइकिल का जैसे लगता है, पर ये ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता है क्योंकि इसका जो टायर ग्रिप है एकदम बकवास है। और इसका जो टायर्स का प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा है। सो मैं सोच रहा हूँ कि हो सके तो छोटे साइज़ के टायर्स लगाऊँ या फिर कुछ अलग कंपनी के टायर्स लगाऊँ, क्योंकि ग्रिप मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है बाइक में। तो अभी हम बात करेंगे इसके जो है हेडलाइट के बारे में। इसका जो हेडलाइट है उसका जो थ्रो है अच्छा नहीं है। एलईडी होके भी इतना कम पावर, मतलब आपको फॉग लाइट लगाने को दिल करेगा इसके बाद, क्योंकि इसका मतलब लो बीम का पावर नहीं है, हाई बीम का थ्रो अच्छा नहीं है, ऐसा ही है। सो इसके बाद आते हैं हम लोग इसके जो राइडिंग पोजीशन है। राइडिंग पोजीशन अच्छा है इस बाइक का, नो डाउट, पर इसका जो फुट पैक्स है वो बहुत पीछे है, जिसके वजह से ज़्यादा लॉन्ग राइडिंग में आपको थोड़ा दर्द हो सकता है घुटनों में। बाकी आते हैं इसके सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक लगा, क्योंकि कुछ सर्विस सेंटर्स में अच्छा काम करते हैं, कुछ सर्विस सेंटर्स में ख़राब काम करते हैं, इसलिए अच्छा नहीं लगा इतना। क्योंकि ये रॉयल एनफील्ड इतना रेप्यूटेड कंपनी हो कि अगर सर्विसिंग में थोड़ा गड़बड़ होता है तो मतलब लगता है वो, अगर आप इतना पैसा दे के अगर आपका सर्विस ही अच्छा नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता, राइट। बाकी
एक प्रॉब्लम है जो अभी तक मेरा रिजॉल्व नहीं हुआ है, जो मेरा बाइक का राइट साइड पुलिंग इशू है। वो मैंने सर्विस सेंटर गाइस को बोला, उन लोगों ने बोला कि कंपनी से हम लोग पूछेंगे, उसके बाद अगर सोल्यूशन आता है तो हम फ़ोन करेंगे। अभी तक मेरा कोई भी सोल्यूशन नहीं आया है। सो अगर रॉयल एनफील्ड आप लोग देख रहे हैं, प्लीज़ इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन निकालिए। तो अब हम जा रहे हैं डाउनहिल और मैंने बाइक को है ऑफ़ कर दिया है। थोड़ा पेट्रोल बचा लेते हैं, राइट। और एक इशू है जो मुझे लगता है कि ये रॉयल एनफील्ड को थोड़ा रिजॉल्व करना चाहिए। ये बाइक जो है जब भी आप ऑन करेंगे ये हमेशा परफॉर्मेंस मोड में रहता है। अगर कोई बिगिनर राइडर इसको चलाएगा तो शायद उससे ये पावर कंट्रोल ना हो। इसलिए इसमें एक नॉर्मल मोड होना चाहिए। हाँ, और एक बात मैंने नोटिस किया है कि जो रॉयल एनफील्ड का इंजन ऑयल है वो थोड़ा रफ़ फील होता है चलाने से, और पानी पानी बन जाता है वो। तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्री सर्विस ख़त्म होने के बाद कैस्ट्रॉल का इंजन ऑयल डालूँ, क्योंकि मैंने पहले बाइक में भी वो डाला था और बाइक बहुत स्मूथ हो गया था चलने के लिए। बाकी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप ये बाइक लेने का सोच रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ टेस्ट राइड कर लीजिए पहले, और हाँ, प्लीज़ वेयर योर हेलमेट, स्टे सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो कि आपको भी क्या ये सेफ प्रॉब्लम आ रहा है आपके बाइक में। एंड दैट्स इट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हिंदी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट मी डाउन बिलो। अगर कोई गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ करना, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं ट्राई करूँगा इसको सुधारने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।